खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनकाउंटर के मुतालिक तफसीलात फराहम की गई। जीओसी विक्टर फोर्स प्रशांत श्रीवास्तव और आईजीपी विजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बडगाम में एक मकामी मिलिटेंट जबकि पुलवामा में जैश कमांडर जाहिद वानी समेत 4 मिलिटेंटों को ढेर किया गया है। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि जाहिद वानी 2017 से सरगर्म था और कई आईईडी हमलों का मास्टरमाइंड भी था। विजय कुमार ने इस कामयाबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को मुबारकबाद पेश की है। इसका जो हम पहले बोल चुके थे कि पहला बार कि बिलो 200 आया है। हम लोग पूरा मेहनत कर रहे थे इसलिए कि इस साल इनको 100 से भी नीचे लाएंगे हम लोग। जहाँ तक हथियार की बात है, हथियार आने के बहुत जो आप देखते हैं कि जम्मू से कितने अटेम्प्ट हुआ, 35 अटेम्प्ट हुआ ड्रोन में जो पकड़ा गया। इसके अलावा बहुत सारे ड्रोन से हथियार आए हैं, पायरोड भी आता है, कभी इन्फिल्ट्रेशन से उधर से भी आता है, बहुत सारे तरह से आता है हथियार। लेकिन हम लोग पूरा इसमें नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम लोग ह्यूमन इन, टेक्निकल इन, और इसको पकड़ते रहेंगे, न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। लास्ट 2 मंथ में जितना भी इनकाउंटर हुआ उसमें कहीं 2 एफटी मारा गया, कहीं 1 मारा गया। ये हमारे लिए अच्छी बात है। विंटर में एफटी हाईरिज से नीचे आता है और गाँव में आता है, फिर गाँव वाले से सिविलियन से हमको खबर मिलता है, ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, एफटी मारा जा रहा है। ये फैक्ट है कि इस बार पहला, जैसे कि मैंने 31 दिसंबर को बोला था कि इस बार एफटी और लोकल बराबर हो गया है। नंबर एफटी का है, स्ट्रेंथ ठीक है, ठाक है। हम लोग इसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे और पूरा फोकस कर रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी किया था, हाइब्रिड टेररिस्ट और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों चैलेंज रहे हमारे लिए, और दोनों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टेररिस्ट के साथ चलता है लेकिन हमारे लिस्ट में नाम नहीं है, लिस्टेड नहीं है। ये इनकाउंटर मारा जाता है जब उसको हम लोग देखते हैं, उसके डिजिटल वेब में जाके, साइट में जाके, मोबाइल में देखते हैं, लैपटॉप में देखते हैं कि कितना इन्वॉल्व था ये। जैसे ये जो इनायत था, इनायत को मौका दिया गया था, उनके घर वाले बोला बाहर से नॉइस क्या निकलो, नहीं निकला और अंदर से फाइट करते रहा पूरा। और ये जाहिर से खतरनाक पाकिस्तानी ड्रेस के साथ घूमता था, तो अपने उसके घर में मारा गया। भी इस पर हम लोग यूपी केस लगाएंगे, बाकी घर वाले को भी हम लोग इस केस में बुक करेंगे। जनवरी फरवरी मंथ में टेररिस्ट का ये प्रोपेगेंडा चलाता है इक्विपमेंट को बढ़ाने के लिए। ये ऐसे से हथियार को दिखाया कि जो यहाँ पर नहीं है। फिर भी अगर ऐसा हथियार आएगा, हमारे सिक्योरिटी फोर्स इतना काबिल है कि इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, उसको थ्रेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। इससे कोई घबराने की बात नहीं। हथियार से कुछ नहीं होता है, मेन होता है इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन है, आप 3 से मिलिटेंट को मार सकते हैं, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। He misled all of them to their untimely death and caused a lot of anguish to the families and the people who are residing in this area. His elimination, I'm sure, will provide a lot of relief to the residents of the district and indeed in the entire J&K. I would also like to highlight that in last few months, I'm sure all of you are aware that there have been close to 9 PTs who have been eliminated. There is also increasing trend that the PTs have been targeting our brothers and sisters, the civilian brothers and sisters. And in that, some of the security forces in the past couple of months, we have got certain casualties. And all of them have been as part of making sure that our citizens are safe and secure. Neutralization will go a long way in bringing about a lot of relief to the population of Pulwama. पेगासस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वकील एमएल शर्मा ने हिंद और इसराइल के बीच पेगासस सॉफ्टवेयर सौदे की जांच कराने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की है। इन्होंने अर्जी में इस सौदे में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वकील एमएल शर्मा ने अर्जी में इस खबर का भी इंकशाफ करने वाले न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया। वाज़ेह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स रोजनामे में शाया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हिंदुस्तान ने पेगासस स्पाईवेयर 2017 में इसराइल से दिफाई सौदे के तहत खरीदा था। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस $2 अरब के दिफाई सौदे का हिस्सा था। कांग्रेस पार्टी अब अपनी साख को बचाने और मजबूत करने के लिए अपने सीनियर लीडरान को जिम्मेदारियां दे रही है। इसी जिम्न में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा रुकन नीरज गांधी को पार्टी की जानिब से उड़ीसा के रियासती रिटर्निंग अफसर बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से वो इस जिम्मेदारी को कैसे अदा करते हैं, हमारे नुमाइंदे राजीव ने उनसे इस सिलसिले में बात की। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद नीरज गांधी जी मौजूद हैं। सर, संगठनात्मक चुनाव को लेकर के
आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके साथ साथ अगर देखा जाए तो राजस्थान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। क्या कुछ चल रहा है, क्या रणनीति बनाया आप लोग, कब तक पूरी हो जाएगी? देखिए, एक सतत प्रक्रिया है ये। कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव जो रहेगा, इसमें मुझे उड़ीसा का प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी कांग्रेस कमेटी ने दी है। मैं समझता हूं कि ये 3 फेज़ में इस चुनाव को हम लोगों ने डिवाइड किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें पहला जो फेज़ रहेगा वो कांग्रेस की सदस्यता अभियान का फेज़ रहेगा, जिसमें कांग्रेस की सदस्यता जो है निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का लक्ष्य हर राज्य का रहेगा। हिंदुस्तान में अनगिनत जो है सदस्य कांग्रेस के बनाए जाएंगे, उन्हें आईडी कार्ड भी वितरित किया जाएगा। और सदस्य इस बार जो है दोनों ही तरीके से बनाए जा रहे हैं, डिजिटल भी है और फॉर्म के माध्यम से जो है दोनों ही तरीके से ये सदस्य बनाए जाएंगे। ये सदस्यता अभियान का जो पहला फेज़ है ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। 2022 तक सदस्यता अभियान को पूर्ण करने के पश्चात जो दूसरा फेज़ होगा उसमें प्राइमरी यूनिट्स जो है कांग्रेस की, बूथ की यूनिट्स का जो है चुनाव कराया जाएगा। उस चुनाव के पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य जो पीसीसी मेंबर्स कहलाते हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चुनाव होगा और उसके जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के साथ साथ जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। ये दूसरा फेज़ रहेगा। इसी दूसरे फेज़ के अंतिम चरण में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में तीसरी फेज़ की प्रक्रिया की जब शुरुआत होगी उस समय बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो नीरज डांगी साहब का कहना है कि इस बार जो है सदस्यता अभियान जोरों पे है और इस बार नए तरीके से डिजिटल माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है। उनको पार्टी की तरफ से कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा कि ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। बहुत कुछ नया किया जा रहा है और इस बार जो चुनाव हो रहा है ये पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। और अब बात करेंगे बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी की। आज एक जुनूनी के हाथों कत्ल होने वाला बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी है। इन 73 वर्षों में गांधी जी को इसलिए याद रखा गया कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था, वरना हम उन्हें भूल जाना पसंद करते, क्योंकि उन्हें याद रखना सच्चाई की आजमाइश है, आदमी तशद्दुद की आजमाइश है। गांधी को याद रखने का मतलब है सच बोलना और हर काम में सच को तरजीह देना। गांधी को भूल जाने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से बचना है। गांधी को भूलने से सच का दामन छूट गया, वादा खिलाफी आम हो गई, सियासत खिदमत के दायरे से निकलकर इख्तिदार हासिल करने और उस पर काबिज रहने का जरिया बन गई। कातिल को बचाने और बेगुनाह को फंसाने की रिवायत चल पड़ी। गांधी जी कहते थे कि सच्चाई ही धर्म की सच्ची तारीफ है, मगर हम सच्चाई में आजमाइश और धर्म की सियासत में मुनाफा देखने लगे। सर्वधर्मों का समुच्चय समावेश होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वजीर आजम नरेंद्र मोदी बापू की समाधि मकाम राजघाट पहुंचे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, बापू को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रहा हूं। उनके अजीम नजरियात को मजीद मकबूल बनाने की हमारी इज्तिमाई कोशिश है। आज यौम शोहदा पर उन तमाम अजीम लोगों को खराज अकीदत पेश करते हैं जिन्होंने बहादुरी से मुल्क की हिफाजत की। उनकी खिदमत और बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी राजघाट गए और बापू को खराज अकीदत पेश किया। इससे कबल राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में कहा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, लेकिन जहां सच्चाई है वहां आज भी बापू जिंदा हैं। कांग्रेस लीडर खरगे, बीजेपी लीडर ओम बिरला ने खराज अकीदत पेश किया। वहीं योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गांधी जी के मुजस्समे पर पहुंचकर खराज अकीदत पेश की। साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में गांधी जी को खराज अकीदत पेश किया गया। बाबा कौम महात्मा गांधी की 74वीं बरसी आज मुल्क उन्हें पेश कर रहा है खराज अकीदत। 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी कातिल की गोली का निशाना बने थे। महात्मा गांधी का नारा है राम था, जय श्री राम नहीं। बाबा कौम महात्मा गांधी गौ रक्षा के हामी जरूर थे,
लेकिन तहफ़्फ़ुज़ गाय के नाम पर इंसानों के कत्ल किए जाने के सख्त मुखालिफ थे। आज गांधी जी हमारे दरमियान हैं भी और नहीं भी, क्योंकि उनकी याद रस्म बना दी गई है। गांधी जी को तो फिर भी याद कर लिया जाता है, मगर उनकी तालीमात को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं मन की बात प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और नेताजी को याद किया। वजीर आजम ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी का डिजिटल मुजस्समा लगाया गया है। पीएम ने कहा कि नई नस्ल मुल्क के मुस्तकबिल के ताल्लुक से फिक्रमंद है। वजीर आजम ने कोरोना टीकाकारी के ताल्लुक से कहा कि अब तक 1 करोड़ लोग एहतियाती टीका लगवा चुके हैं। हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है। 30 जनवरी का ये दिन हमें बापू की शिक्षाओं की याद दिलाता है। अमर जवान ज्योति शहीदों की अमरता का प्रतीक है। सच में अमर जवान ज्योति की ही तरह हमारे शहीद, उनकी प्रेरणा और उनके योगदान भी अमर है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। नव्या, देश के लिए आपका सपना बहुत सराहनीय है। इस दिशा में देश तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है। मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। एक विषय और है जो इस समय सबके मन में है, और वो है कोरोना का। कोरोना की नई वेव से भारत बहुत सफलता के साथ लड़ रहा है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। इसका मतलब यह हुआ कि 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। इससे न केवल हमारे युवाओं की रक्षा होगी, बल्कि उन्हें पढ़ाई जारी रखने में भी मदद मिलेगी। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। अपने देश की वैक्सीन पर देशवासियों का ये भरोसा हमारी बहुत बड़ी ताकत है। जिंदगी में मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। न्यूज़ 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी कोशिशों से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में लगभग नामुमकिन होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए प्रसिद्धि सिंह के साथ बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हमने कई होनहार बच्चों से मुलाकात की। यंग जीनियस तो ये हैं ही, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनके पास एक सोशल कॉन्शियसनेस है, यानी समाज के लिए, जन कल्याण के लिए कुछ करने की भावना। थोड़ा उनसे बात करते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस के सफ़र में हमारे साथ जुड़कर उन्हें कैसा लगा। प्रसिद्धि सिंह हमारे साथ हैं। प्रसिद्धि, आप कैसी हैं? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आप जितना मुस्कुरा रही हैं, खुश लग रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर एक बात बताइए, आपको यंग जीनियस में आकर कैसा लगा? मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट होते हुए जब यंग जीनियस ने मुझे सेलेक्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बहुत ही बर्निंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमारी जनता को पता होना चाहिए। आपका एक टारगेट था कि आप 1 लाख ट्रीज लगाना चाहती हैं, फ्रूट ट्रीज। अभी तक तो मैंने 28,500 लगा लिए हैं, और 2022 के एंड तक मैं 1 लाख पेड़ लगाने का ड्रीम अचीव कर लूंगी। वहां पर आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? जब मैं वहां से चल के आई और जब मैंने आपसे मिला, जब मैंने विद्युत जम्वाल सर से मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट था एक्चुअली पूरा इवेंट, क्योंकि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं आई हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत कंफर्टेबल बना दिया था
और आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट किया और वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट था फर्स्ट टाइम कमिंग विद टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वंडरफुल स्पीकिंग विद यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। हुकूमतें मुल्क के दस्तूर पर कायम रहते हुए अवाम की खिदमत करें। उर्दू ज़बान और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुट्ठी भर लोग तासुब रखते हैं, लेकिन पूरे माहौल को बुरा कहना गलत है। बेंगलुरु में उर्दू सोसाइटी की तकरीब मुशायरे में इन ख्यालात का इजहार किया गया। जश्न जमहूरिया की मुनासिबत से उर्दू सोसाइटी ने बेंगलुरु के सुन्नी चौक में मौजूद आमरी फंक्शन हॉल में मुशायरे का इनेकाद किया। मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक की सदारत में मुनक़दा इस मुशायरे में मारूफ शायर रियाज अहमद खुमार और गुफरान अमजद बनारसी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उर्दू सोसाइटी के सदर ने उर्दू के साथ इंसाफ करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। मुशायरे में मारूफ शायरा डॉक्टर कमर ने कहा कि उर्दू किसी एक मजहब की ज़बान नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। हर निज़ाम अच्छी तरीक़े से चलता है और आज बहुत अफसोस है कि हमारे बच्चे बहुत हद तक जो है आईन हिंद से गफलत में हैं और यहाँ के संविधान को नहीं जानते। और आपने देखा कि आए दिन भी कुछ लोग ऐसे भी हैं बरसरे इक़्तिदार के हिंदुस्तान के संविधान को पामाल करने के लिए, यहाँ के आइन को क़वानीन को बिगाड़ने के लिए नित नए आए हर दौर में गाहे दरगाहे कभी इस तरह के ऐसे उमूर का नफाज करते हैं जिससे बिल्कुल हिंदुस्तान का अवाम को नुकसान पहुंचता है, जो हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जश्न जमहूरिया यौम जमहूरिया ये पैगाम देता है हिंदुस्तान वासियों को कि हिंदुस्तान के संविधान को अच्छी तरह जानो और जो बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है उस तमाम संविधान पे ही हिंदुस्तान की हुकूमत को चलाया जाए। उर्दू को वैसे सिर्फ मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, ये गैर कौम भी जो है उर्दू के उर्दू की मिठास से ये लोग भी जो है आशना हो रहे हैं और अपने अपने तौर से उर्दू के लिए खिदमत करते हैं। गैर मुस्लिम भी उर्दू के लिए खड़े हैं। कई अदारे हमने देखे हैं जो उर्दू के लिए काम करते हैं। चंद लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। हम लोग तो देख रहे हैं पूरा हिंदुस्तान जो है उर्दू के लिए खड़ा हुआ है, मुसलमानों के लिए खड़े हुए। चंद लोगों के जो है तासुब की वजह से हम पूरे हिंदुस्तान को बदनाम नहीं कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान ही पूरा उर्दू है। और जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ज़बान है। हिंदुस्तान में अगर कहीं कमी है, लेकिन ये पूरी दुनिया में आज बोली और लिखी और पढ़ी जा रही है, समझी भी जा रही है। मुशायरे भी पूरी दुनिया में हो रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आप तो देख रहे हैं अरब खित्ता हो या अफ्रीका अमेरिका कहीं भी आज शायरी के, और इसका सबसे बड़ा ज़रिया ये शायरी है जो उर्दू फैल रही है। तो गज़ल और बिलखुसूस गज़ल के अंदर वो क़ुव्वत है कि अपने तमाम लोगों को अपना जो है इरशाद हो, तरक्की हो, उर्दू आम हो। उर्दू तो आजकल तो बस छुपा दे रहे हैं लोग। हम इस उर्दू आम हो, लोगों तक उर्दू का पैगाम पहुंचे, इसलिए जो है उर्दू सोसाइटी कायम की। और अक्सर उर्दू मुशायरे वगैरह जो भी उर्दू के प्रोग्राम्स होते हैं इंशाअल्लाह हम इस हाल में कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। ये प्रोग्राम जो है यौम जमहूरियत के मौके पर जो है इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और माशाअल्लाह आइंदा भी इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हुकूमत से क्या बताएं भाई, अफसोस है इस गवर्नमेंट के ऊपर। आज देखिए 3.5 साल होने आ गए, अभी तक जो है हमारी उर्दू अकेडमी से जो है एक चेयरमैन को जो है ये बना नहीं पाए। अफसोस ऐसी गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर भी अभी भी वक्त है और भी कुछ अरसा बचा है। कोशिश हुकूमत से अपील करते हैं, गुजारिश करेंगे कि अभी कोई अच्छे बहुत सारे हमारे उर्दू के शायर हैं माशाअल्लाह, किसी को भी जो है उनको जो है एक मौका दें, अभी जो बाकी वक्त बचा है इसमें।
मुल्क में कोरोना का सितम जारी है। महकमे सेहत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,34,281 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 893 अफराद की मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 3,50,000 से ज़्यादा लोगों के शिफायाब होने की खबर है। मुल्क भर में 18,84,000 से ज़्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं और कोरोना से हिफाजत के लिए अब तक 165 करोड़ से ज़्यादा अफराद को टीके भी लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में कोविड सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। इन्होंने अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लेने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलात पर काबू पाना बहुत बड़ा चैलेंज रहा है और उनकी हुकूमत ने इस काम को बेहतर तौर पर करने में अपनी तमाम तवानाई लगाई है। स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश होने के कारण कोरोना जैसी महामारी में सबसे बड़ा चैलेंज उत्तर प्रदेश के सामने था। चाहे वह प्रवासी कामगार और श्रमिकों को, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर देश के अंदर उत्तर प्रदेश के द्वारा कोविड प्रबंधन का अपना मॉडल प्रस्तुत करने का रहा हो। एक बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ मिलकर के इसे पूरा करने का प्रयास किया। पूरे शुमाली हिंद में सर्दी से लोगों पर का बुरा हाल है। बिहार के अररिया में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी में इजाफा हुआ है। हमारे नुमाइंदे ने अररिया में तफसीलात का जायजा लिया। अभी हम अररिया शहर के ललित मोहन ठाकुर मार्ग काली मंदिर चौक पर खड़े हैं। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से घना कोहरा जो है वो पूरा घना कोहरे से पूरा शहर जो है वो लिपटा हुआ नजर आ रहा है और जो माँ खड़गेश्वरी काली मंदिर का जो गुंबज है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ। सुबह से ठंडी हवा चल रही है और लोगों का जीना मुहाल हो गया। ये बताइए कितना ठंड का मौसम है और क्या परेशानी हो रही है आम लोगों को? आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा कुहासा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है। सुबह 5 बजे के बाद से पूरा कंप्लीट हो रहा है। आम पब्लिक जनजीवन बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है कोहरा लेकर के। और जहाँ तक फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।